हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। हमने कल सीएमए इंटर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का MTP 1 डिस्कस किया था। आज हम अपना MTP 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। आई होप आपको कल वाला सेशन पसंद आया था। ठीक, उसमें आपने पूरी वीडियो देखी होगी किस तरीके से हमने डिटेल डिस्कशन किया था MTP 1 का। कंपनी अकाउंट्स भी कवर किया, ऑडिट भी कवर किया। आज हम MTP 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, वही सेम तरीके से डिटेल डिस्कशन। अच्छा, एक चीज और, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे रखा है आपको, टेलीग्राम चैनल हमारा वीजेसी ग्लोबल, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हो वीजेसी ग्लोबल सीएमए। ठीक, वीजेसी ग्लोबल सीएमए के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ। ठीक, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक, बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जरूर आप उसको ज्वाइन करना। ठीक, आइए जी, ये हमारा सेट 2 है। सेट 2 है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का। स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन ए कंपनी अकाउंट्स का है। पूरा पेपर आपका वो 100 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक, हमारा पार्ट 1 होता है। पार्ट 1 आपका कंपलसरी होता है। कंपलसरी होता है, कितने मार्क्स का होता है? ये आपका 14 मार्क्स का होता है। इसकी बाइफरकेशन क्या है? 6 मार्क्स के MCQ, 4 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स, और 4 मार्क्स का आपका मैच द फॉलोइंग। ठीक, तो 14 मार्क्स आपके कंपलसरी हैं। तो पहले इसको कवर करते हैं, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, देखो भाई, MCQs। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ एनी अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व? वो कह रहा है CRR का अमाउंट किसमें से ट्रांसफर नहीं कर सकते हम? पहला, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम CRR में ट्रांसफर कर सकते हैं? सर, CRR तो फ्री रिजर्व से बनता है, तो SPR से नहीं बन सकता, तो यानी कि इसमें से नहीं कर सकते। फोरफिटेड शेयर, इसका भी लिमिटेड यूज होता है, ये तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, और ये वैसे भी शेयर को री इशू करने के लिए काम आता है, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अगर कैश रियलाइज्ड है, ऑब्वियसली ये कैश रियलाइज्ड होगा, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यानी कि बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ठीक, उसके बाद इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ PQ लिमिटेड, अ फाइनेंस कंपनी। PQ लिमिटेड क्या है? एक फाइनेंस कंपनी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स विल अपीयर अंडर। देखो, लोन देना, एक फाइनेंस कंपनी के लिए लोन देना उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। प्रिंसिपल आपका एक्टिविटी है लोन देना, तो उस पे जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो भी इसकी क्या है? प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इनकम है। तो क्या किसमें आ जाएगा? वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर विल बी योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती, उसको इंटरेस्ट मिल रहा होता ऑन लोन। देखो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी लोन दे रही है, तो वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनता। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फॉर फाइनेंस कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, which of the following is not a criteria for selecting a reportable segment under AS17? AS17 जो होता था हमारा, AS17 में रिपोर्टेबल सेगमेंट कैसे सिलेक्ट करते थे? 3 क्राइटेरिया होते थे, एक टोटल एसेट्स का क्राइटेरिया, ठीक, एक रेवेन्यू का क्राइटेरिया, और एक एब्सोल्यूट फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्राइटेरिया। ठीक, तो यहां पर देखो, टोटल एसेट्स, अच्छा पहला दे रखा है 10% ऑफ मोर एग्रीगेट रेवेन्यू, रेवेन्यू का क्राइटेरिया होता है, तो यानी कि ये वाला तो क्राइटेरिया बनेगा। 10% और मोर ऑफ एग्रीगेट एसेट, एसेट क्राइटेरिया भी होता है, तो ये वाला क्राइटेरिया भी बन गया। 10% मोर ऑफ एग्रीगेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वो कह रहा है इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है फॉर रिपोर्टेबल सेगमेंट? ठीक, तो लाइबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, रजिस्टर ऑफ क्लेम्स कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा? देखो, रजिस्टर ऑफ जो क्लेम होता है आपका, उसमें से क्या क्या डेटा कवर्ड होता है? द डेटा ऑफ द क्लेम, यस सर, डेटा ऑफ द क्लेम होता है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्लेमेंट, उसकी डिटेल भी होती है। डेट ऑफ डिस्चार्जिंग द क्लेम, उसकी डिटेल भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ओके, डैश इज अ करेंसी अदर देन द फंक्शनल करेंसी ऑफ द एंटिटी इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। भाई मान लो हमारी एंटिटी इंडिया में, तो इंडियन रुपी फंक्शनल करेंसी होगी, यार रिपोर्टेबल करेंसी भी उसे बोल सकते हो, रिपोर्टिंग करेंसी भी बोल सकते हो। इसके अलावा जो भी करेंसी है वो क्या कहलाएगी? आपकी फॉरेन करेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी फॉरेन करेंसी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी। कहां पर डिफाइंड है ये? AS11 में डिफाइंड है, AS11 में डिफाइंड है। ओके, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ इज शोन अंडर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर द हेडिंग। ठीक,
शेड्यूल 3 के हिसाब से विद इन 12 मंथ अगर आपको कोई इंस्टॉलमेंट ईएमआई पे कर दी है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, वो आपकी क्या बनेगी, करंट लायबिलिटी में कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करंट लायबिलिटी। मतलब सर जो लोन होता है उसको करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों में भी बाइफरकेट कर सकते हैं। बट जितना हिस्सा लोन का, जितना हिस्सा विद इन 12 मंथ्स पे होना है वो करंट लायबिलिटी है, और जितना हिस्सा आपका 12 मंथ्स के बाद पे होना है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक, तो ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। मैच द फॉलोइंग। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, देखो सर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, अब सर इसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक, वैसे इसका आंसर है 1 चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स। ठीक, हो सकता है ये डिटेल में किसी बच्चे ने ना भी पढ़ा हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैच बहुत सिंपल है, अगर आपको एक नहीं आता होगा तो जो लेफ्ट आउट पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा, वैसे ऑप्शन देख के भी पता लग जाता है। ठीक, अब जैसे एएस 12 है, एएस 12 सबको पता है गवर्नमेंट ग्रांट का, तो ढूंढ लो गवर्नमेंट ग्रांट कहां आएगा, सी, यानी कि सी में आएगा 2 एएस 12। डिवेंचर्स, डिवेंचर से रिलेटेड कोई पॉइंट, नो वोटिंग राइट, डिवेंचर की कोई वोटिंग राइट नहीं होती, तो यहां पर 3 आ जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को इश्यू होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि 1 चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स, ये किसमें आएगा आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो ये ऑप्शन नंबर यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक, ओके। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखो, as per section 63(1) a company may issue fully paid up bonus shares out of its free reserves, this is true, ये कंपनी बोनस शेयर आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व, भाई रिजर्व की कैपिटलाइजेशन ही बोनस होता है। ठीक, तो ये ट्रू हो गया। देन अ शेयर होल्डर विल रिसीव डिविडेंड वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट, ये गलत हो गया। डिविडेंड कब होता है, डिविडेंड कंपनी तभी बांटती है जब उसके पास प्रॉफिट होगा, तो ये फॉल्स हो गया। The maximum number of shares to be bought back is determined by resource test, ये फॉल्स हो गया। खाली रिसोर्स टेस्ट नहीं होता, 3 टेस्ट होते हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और एक आपका होता है डेट इक्विटी टेस्ट। तो तीनों टेस्ट जब फुलफिल होंगे, तीनों टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही पता लगेगा कि मैक्सिमम कितने शेयर बायबैक कर सकती है कंपनी। A company has to create a DRR in case of issue of debenture with a maturity more than 18 months. Yes sir, DRR बनाना पड़ेगा। ट्रू, यानी कि वो डिवेंचर जिसकी मेच्योरिटी 1.5 साल के बाद की है उनके लिए डीआरआर बनाना पड़ेगा। विद इन 18 मंथ्स वालों के लिए आपको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो ये आपके हो गया, आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका एमसीक्यूज, मैच और ट्रू फॉल्स। ठीक, अब आते हैं हम बड़े क्वेश्चंस पे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं 12-12 नंबर के। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सीएमए कोर्स में आपने अपने अगर स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से कर रखा है, मैं जब भी जो बच्चा क्लास लेता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि देखो मेरी बुक तो आपको करनी ही करनी है। ठीक, मेरी बुक कर लो, मैं क्लास में वो कवर कराता रहता हूँ। ठीक, मेरी बुक के साथ साथ अगर आपने एक बार मेरी बुक करने के बाद आप अगर आपने स्टडी मटेरियल को ही बेस बना लिया तो स्टडी मटेरियल से ही आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। स्टडी मटेरियल को बेस अगर आप बना लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मेरी बुक के साथ साथ स्टडी मटेरियल जरूर आपको करना चाहिए, बहुत बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका डन 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 डन। अब हम आते हैं बड़े क्वेश्चंस पे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। एवी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट हैज इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। द एंटायर इशू वाज अंडर रिटन एज फॉलोज, कि भाई ए के पास कितनी लायबिलिटी है, ग्रॉस लायबिलिटी 60,000 शेयर की, बी के पास 30,000 शेयर की, सी के पास 10,000 शेयर की, इनकी ग्रॉस लायबिलिटी है। इसमें से फर्म अंडरराइटिंग कितनी है, मतलब जितने वो कंफर्म लेंगे ही लेंगे, ए 8,000 शेयर्स, बी लेगा 10,000 शेयर्स और सी लेगा 2,000 शेयर, ये तो उन्हें लेने ही लेने हैं, फर्म अंडरराइटिंग है। द टोटल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग वर 80,000 शेयर्स, टोटल एप्लीकेशन कितनी है 80,000, इसमें ये फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग है। फर्म अंडरराइटिंग कितनी है 20,000 शेयर की है, तो बाकी कितनी आ गई, बाकी कितनी एप्लीकेशन बची, 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन बची। द मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज फॉलोज, 20,000 शेयर्स, उसके बाद 14,000 शेयर्स और 6,000 शेयर, ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। ठीक, तो अनमार्क्ड कितनी होंगी, हाँ जी, अनमार्क्ड कितनी होगी, अनमार्क्ड होगी आपकी 20,000 शेयर्स की, ये आपकी अनमार्क्ड हो गई। द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट
क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन टू बी गिवन टू द अंडरराइटर इन द प्रोपोर्शन टू द शेयर्स अंडर रिटन, यानी कि इस रेशियो में ग्रॉस लायबिलिटी में कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। ठीक, अंडरराइटिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करना है आपको। तो देखो कैसे बनता है इसका सॉल्यूशन, अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूं तो किस तरीके से होगा। स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स के नाम ABC, पर्टिकुलर्स ABC, टोटल, ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है, ग्रॉस लायबिलिटी देखो कितनी है 60, 30 एंड 10, ये ग्रॉस लायबिलिटी है 60, 30, 10, 60, 30, 10, कितनी होगी आपकी 1 लाख। लेस करो फॉर्म अंडरराइटिंग, जितनी इन्होंने गारंटी ली है हम लेंगे। फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग कितनी है 8, 10 और 2, भाई ये तो वो ले ही लेंगे। 8, 10 और 2 20,000, ये कितना आया 52,000, यह आएगा 20,000, यह आएगा 8,000, 80,000। इसमें से अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को आप क्या करोगे, इसमें हटाओगे। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है 20,000। अनमार्क कितनी 20,000, किस रेशो में हटाओगे आप, ये हटाओगे आप नहीं, एक काम करो पहले मार्क्ड हटा लो। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन को पहले हटा लेते हैं हम। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, देखो अनमार्क कितनी है, टोटल कितनी थी, टोटल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग वर 80,000, तो फॉर्म अंडर राइटिंग हटा दो तो बची कितनी 60,000। 60 में से ये तो उनके नाम की आ गई, सील स्टैंप लगकर आ गई, ठीक, तो 40,000 आपकी मार्क्ड होगी, तो अनमार्क कितनी बचेंगी आपकी 20,000, तो 20,000 आपकी क्या होगी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, वो हटा दो। 20,000 की अनमार्क किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, यानी कि ये रेशो 6:3:1, 6:3:1, ठीक, तो 20,000 को ले जाओ 631 में, 6, 7, 8, 9, 10, 12,000, 6,000, 2,000, 60,000, ये बची आपकी 6,000, ये बची आपकी 14,000 और ये बची आपकी 40,000, ठीक। उसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन, जो इनके नाम कर आई, जो इनके नाम की एप्लीकेशन आई है मार्क्ड एप्लीकेशन, वो कितनी कितनी है मार्क्ड एप्लीकेशन 20, 14 और 6, 20, 14 और 6, क्योंकि आपकी कितनी थी 40,000, तो 20,000 अकेला कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा, ये कुछ नहीं लेके जाएगा, ये भी कुछ नहीं लेके जाएगा, ये होगी आपकी 20,000, तो ये पूरी की पूरी कौन ले जाएगा, ए लेकर जाएगा, इसमें कोई आपका नेगेटिव नहीं आ रहा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो इसमें सीधा सीधा आप क्या ऐड करोगे फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग 8,000, 10,000 और 2,000, ठीक, कितनी होगी आपकी 20,000, तो 40,000 एप्लीकेशन अंडर रिटर्न है, 2,000 ये, 10,000 ये और 28,000 ये, इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी,
इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है जी, ये इनकी लायबिलिटी निकल कर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट। सेकंड क्वेश्चन है गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर, AS 12 के ऊपर। PQ लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 1200 लाख फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ मशीनरी कॉस्टिंग 6000 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है जी, 1 अप्रैल 20 को एक मशीनरी खरीदी 6000 की, 6000 लाख की, उसके अगेंस्ट 1200 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट मिला। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, ग्रांट को हमने कॉस्ट ऑफ द एसेट से एडजस्ट कर दिया, तो यानी कि नेट मेथड फॉलो कर रहा है, डेफर्ड ग्रांट में नहीं डाल रहा। द लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 years. Machinery is depreciated at 20% WDV basis. The company had to refund the grant in May 2022 due to non-fulfillment of certain condition. May 2022 में grant refund करनी पड़गी। How would you treat the refund of the grant in the books of accounts? सिंपल है, लिख देना AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब नाम लिख देना। उसके बाद आप सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखाओगे कि भाई कॉस्ट ऑफ द एसेट एज ऑन 1/4/20 कितना आएगा, 6000 माइनस 1200 की ग्रांट 4800 रुपीज इन लैक्स, लेस करो डेप्रीसिएशन 20-21 का 20% लगा दो 960 3840, तो ये जाएगी WDV एज ऑन 31 मार्च 21। फिर लगा दो डेप्रीसिएशन 21-22 का एट द रेट ऑफ 20%, 768 ये निकलेगी आपकी WDV 3072 एज ऑन 31 मार्च 22। अब मई 22 में ग्रांट रिफंड हो रही है प्लस रिफंड ऑफ ग्रांट। रिफंड ऑफ ग्रांट को क्या करोगे, एसेट अकाउंट में ही ऐड कर दोगे, एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो कितनी ग्रांट थी आपकी 1200, तो 1200 आप ऐड करोगे 4272, तो डेप्शन तो ईयर एंड पे लगता है। तो वैल्यू ऑफ एसेट या रिवाइज लिखो आप, बेसिकली रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन मई 2022। मई 2022 में एसेट की वैल्यू कितनी आ गई 4272। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, डेप्शन लगाओगे। ठीक है, ये तो नेट मेथड हो गया। अगर सर मान लो डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट होती ग्रांट, तो डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट होती इनिशियली, तो डेबिट भी वहीं पर ही हमें करना पड़ता, फिर उसको क्या करते हैं, रिवर्स करते रहते हैं अपने P&L अकाउंट में इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये AS 12 अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। AS 12 के मैंने दोनों MTP में क्वेश्चन देखे हैं, दैट मींस AS 12 इंपॉर्टेंट है, AS 12 इंपॉर्टेंट है, करके जाना। अब इसके बाद ये हो गया पहला पार्ट, देन इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ L लिमिटेड एक्सट्रैक्टेड बिलो फॉर द ईयर 31 मार्च 21 इज एज फॉलोज। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखी है, गलत बनाकर दे रखी है इन्होंने। रीड्राफ्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द प्रॉपर ऑर्डर फॉर 31 मार्च 21 इन अकॉर्डेंस विद AS 3 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से आपको रिकंस्ट्रक्ट करनी है। मैं बस आपको ये बता देता हूं कि कहां पर क्या चेंज आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको ये दे रखा है। ठीक, उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। ये तो आप बना लोगे ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर इनको ऐड करके आप क्या निकलोगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो क्लोजिंग आ जाएगा आपका। ठीक, लोन रेज्ड, लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड। डिक्रीज इन स्टॉक, ये वर्किंग कैपिटल चेंज है, इन्वेंट्री कम हो रही है मेरी, करंट एसेट कम हो रहा है, करंट एसेट कम हो रहा है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ये आप उस हिसाब से कर लेना। अच्छा, नेट प्रॉफिट की शुरुआत, ये नेट प्रॉफिट है, यहां से शुरुआत करते हो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से।
देन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस होगा। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेस होगा, फॉर्मेट देखना पड़ेगा आपको। इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स बढ़ गए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। एक्सचेंज गेन, फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ आपको, फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ, कहां पर आएगा, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करना होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर देना। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेस। इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेस। ठीक, तो ये आप करने के बाद जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज आएगा उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ोगे तो आपका क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक, ये मैच होना चाहिए आपका, मैच नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपने कुछ एरर कर दिया होगा। ठीक है, ओके, ये आप कर लोगे। 8 नंबर में ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, रीड्राफ्ट करनी है आपको, ये आप कर लेना, मैंने लिख दिया इसके आगे क्या करना है आपको। ठीक, ओके। अब उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से क्वेश्चन है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालनी है, इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का। अभी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इक्विटी का 14% आपको निकालना होता है, एवरेज इक्विटी का 14%, हर साल की एवरेज इक्विटी का 14%। एवरेज इक्विटी कैसे निकलती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कैसे निकलती है वो हमें देखना है, इसका एक फॉर्मेट है वो मैं आपको लिख के दे देता हूं। पर्टिकुलर्स, कितने साल का डेटा है ये देख लो बस, 4 साल का। पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। सबसे पहले ओपनिंग इक्विटी 30% होता है ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का 30%। भाई पहले साल की ओपनिंग इक्विटी कितनी होगी, पहले साल इन्वेस्टमेंट कितनी है 15 लाख, तो 15 लाख का 30% दैट इज योर 450। फिर अगले साल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इस 15 लाख में 1 लाख और इन्वेस्ट करें तो 16 लाख होगी, तो 16 लाख का 30% दैट इज योर 480। फिर 16 लाख में आपने क्या ऐड किया, 30,000 और ऐड किया, तो 16 लाख 30,000, इसका 30% 489 हो गया, 489 हो गया। फिर आपने क्या ऐड किया, 1630 में 20,000 और ऐड किया तो 1650, तो 1650 है, स्टडी मैथ से आपको कॉपी पेस्ट ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 495, तो 495 हो गया। और सर ये जो फोर्थ ईयर में एडिशनल एक्सपेंडिचर किया है, अच्छा ये अलाउड होना चाहिए, ये ध्यान रखना, एडिशनल खर्चा अलाउड होना चाहिए। तो ये फोर्थ ईयर में जो खर्चा किया है उसको हम फिफ्थ ईयर में कंसिडर करेंगे। ठीक, ये आपका ओपनिंग आ गया, इसमें ऐड करोगे एडिशनल इक्विटी, एडिशनल इक्विटी ये भी 30%, कि जो आपने एडिशनल खर्चा किया है उसका 30%। पहले साल में एडिशनल कितना खर्चा किया है 1 लाख, तो 1 लाख का 30% 30,000। दूसरे साल में क्या था 30,000, उसका 30% 9,000। तीसरे साल में आपने किया है 20,000, इसका 30% 6,000। और फोर्थ ईयर में क्या है 10,000, इसका 30% 3,000। तो ये आपका क्या निकल के आता है, क्लोजिंग इक्विटी, क्लोजिंग इक्विटी। इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। ठीक, तो हो गया 480, 489, 489 और 6 495 और 498। ठीक है जी, तो आपकी क्लोजिंग इक्विटी आ गई। नाउ एवरेज इक्विटी, एवरेज इक्विटी कैसे निकलती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ए प्लस सी, इसको डी नाम दे दो, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग है 450, क्लोजिंग है 480 डिवाइडेड बाय 2 465। इधर आएगा 480 प्लस 489 डिवाइडेड बाय 2 484 500। थर्ड ईयर में 489 प्लस 495 डिवाइडेड बाय 2 492।
और फिर फोर्थ ईयर में 495 प्लस 498 डिवाइडेड बाय 2, 496,500। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकल गया आपकी इक्विटी बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो। नाउ रिटर्न ऑन इक्विटी वो निकलेगा जो हमारी एवरेज इक्विटी है इसका 14%, तुम निकाल लो 465 का 14%, ये रेट फिक्स्ड होते हैं 65,100, देन 484,500 का 14%, 67,830, 492 का 14%, 68,880, 496,500 का 14%, 69,510। ठीक है जी, ये आपका निकल गया एज पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, रेगुलेशन 21। ओके, ये आप कर लेना, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लेना। ठीक, ओके। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर में क्वेश्चन है वाला। ठीक है, जस्टिफाइड है। उसके बाद एक आपका फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आया, इसमें आपको उसने क्या दे रखा है, लेजर बैलेंसेस दे रखे हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग पीएनएल अकाउंट। जैसे कल क्वेश्चन किया था वैसे ही लग रहा है मुझे कुछ, पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद एडजस्टमेंट थोड़ी डिफरेंट है इसमें। और उसके बाद वो क्या कहता है, बैलेंस शीट बनानी है शेड्यूल 3 की 12 नंबर में। ठीक है, ये हम करेंगे सबसे एंड में। इससे पहले शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स में क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, सेक्शन 52 एक्सप्लेन कर देना, सेक्शन 52 एक्सप्लेन कर देना, यूजेस वगैरह पहले थोड़ा बता देना प्रीमियम क्या होता है, फिर उसके बाद उसके यूजेस जरूर लिखना है इसमें आपको। यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैश फ्लो कि AS3 के हिसाब से कैश फ्लो कितने टाइप का होता है भाई, 3 एक्टिविटी में क्लासिफाइड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों को बता देना विद एग्जांपल्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर AS15, ये देख लेते हैं यहाँ पर AS15 अगर मैं सर्च करूं इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, AS15 में सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ही इंपॉर्टेंट है और कुछ आपको इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। AS15 में डिस्क्लोजर यहाँ मिल जाएगा आपको। ये रहा, ये पढ़ लेना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये 3-4 चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, 3 चीजें पेज नंबर 314 पे मिलेंगी आपको। 314 पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर AS15 है, ये पूछिए इसने तो ये आप लिख देना। उसके बाद वो क्या कह रहा है आपसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इसका डिफरेंस मिल जाएगा आपको स्टडी मेड में, इंश्योरेंस कंपनी सर्च करते हैं। इंश्योरेंस, हालांकि लाइफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस सर्च करो या जनरल इंश्योरेंस सर्च कर लो, अगर नॉन लाइफ नहीं मिलता तो जनरल कर लो। नॉन लाइफ नहीं है बेटा, लाइफ देखो, लाइफ इंश्योरेंस तो मिल जाएगा। ये आपको इसमें मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढ लेना। लाइफ इंश्योरेंस और भाई सिंपल लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, ये तो पूरा स्टार्ट हो गया ना चैप्टर, यहाँ कहीं मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का डिफरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस मींस जनरल इंश्योरेंस।
ऐसे मेरे को मिला नहीं है, आप देख लेना एक बार, मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं, थोड़ा ढूंढ लेना, मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अपना लास्ट जो हमारा शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। आरएस लिमिटेड वाला ये बैलेंस शीट बनाते हैं इसमें। आइए आइए जी, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका शेड्यूल 3 का है, इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखो बस आपको डिस्क्लोजर्स पता होने चाहिए, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। RS Limited provides you the following ledger balances after preparing its P&L account for the year ended 31st March 2021। P&L अकाउंट बनाने के बाद आपको बैलेंसेस दे रखे हैं यहाँ पर। क्रेडिट बैलेंस में आपके पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल फुली पेड ऑफ रुपीज 10 ईच 70 लाख। जनरल रिजर्व दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा आपका। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1050 का, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये आपको नीचे डिस्क्लोज करना पड़ता है। रीपेबल विद इन 1 ईयर ऑफ 2 लाख, ठीक, यानी कि लोन के दो पार्ट्स हैं, एक तो 2 लाख रुपए का लोन जो विद इन अपना 1 ईयर पे होगा, और 10,50,000 में से बाकी कितना बचा 850 जो आफ्टर 1 ईयर वाला है, यानी कि कुछ नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, कुछ करंट लाइबिलिटी होगी, कुछ करंट लाइबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और एक आएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और दोनों सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड आपको बताना पड़ेगा। लोन्स अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म 847 ये दे रखा है आपको। संधि क्रेडिटर फॉर गुड्स पेबल विद इन 6 मंथ्स 14 लाख। पीएनएल अकाउंट ये आपका सरप्लस का पार्ट बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। कॉल्स इन एरियर्स 7000 के, कॉल्स इन एरियर्स का क्या करते हैं हम अपना शेयर कैपिटल में से लेस करके दिखा देंगे। लैंड का बैलेंस दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर फिक्चर दे रखा है, ये सब आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। स्टॉक इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। सन्ड्री डेटर्स 14 लाख, एडवांसेस शॉर्ट टर्म एडवांसेस 298,900, कैश इन हैंड 210, बैलेंस विद बैंक इतना, और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स इतना, ठीक। अब एडजस्टमेंट में देखो, एडिशनल इन्फो 4,20,000 फुली पेड शेयर्स वर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। देन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 28 लाख है, और बिल्डिंग का बैलेंस दे रखा है आपको 20,50,000 का, तो बाकी डिफरेंस क्या होगा आपका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, ये आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे फर्नीचर एंड फिक्चर, सबका एक्यूमुलेटेड ऑप्शन आपको कॉस्ट में से लेस करके दिखाना पड़ेगा, यानी कि ये आपको कॉस्ट दे रखी है, और ये जो आपको वैल्यू दे रखी है, यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है, ये आपको क्या दे रखी है, WDV दे रखी है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, जो आपको अलग से बताना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर्स ऑफ रुपीज 380 वर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, इसमें से 3,80,000 के सन्ड्री डेटर मोर देन 6 मंथ वाले हैं, यानी कि सन्ड्री डेटर्स कहां गए हमारे, ये रहे 14 लाख, इसमें से 380 तो मोर देन 6 मंथ्स वाले हैं, और बाकी जो बैलेंस बचे वो विद इन 6 मंथ वाले हैं, तो सन्ड्री डेटर में बताना पड़ेगा ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स और अदर्स। Amount of balance with bank include 18,000 with a bank which is not a scheduled bank, ठीक, यानी कि बैंक बैलेंस जो है उसमें से 18,000 रुपए का बैलेंस, ये जो बैंक बैलेंस है इसमें से 18,000 का बैलेंस नॉन शेड्यूल्ड बैंक का है, ये भी आपको अलग से बताना पड़ेगा। एंड डिपॉजिट ऑफ 5 लाख आर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, और इसी में से ही अपनी 5 लाख की डिपॉजिट 9 मंथ्स के पीरियड किया है, इसको नहीं डिस्क्लोज करना। 12 मंथ से ऊपर की अगर कोई डिपॉजिट होती है, 12 मंथ से पीरियड के ज्यादा की कोई डिपॉजिट होती है, उसको आपको अलग से बताना पड़ता है। आता ये सब कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही है। अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 2 लाख फ्रॉम बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। देखो अनसिक्योर्ड लोन कितना दे रखा है आपको, 847 का, इसमें से 2 लाख तो बैंक का है, और 1 लाख रिलेटेड पार्टी का है। जो 1 लाख आपका वो किसका है, रिलेटेड पार्टी का, बाकी आपका अदर्स हो गया, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट, यानी कि शेड्यूल 3 की आपको बैलेंस शीट बनानी है। आओ जी, अब ये बैलेंस शीट मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे बनेगी। कंपनी का नाम RS लिमिटेड, तो क्या लिखोगे आप, बैलेंस शीट
of RS Limited as on 31st March 2021. Particulars, note number, amount rupees. Equity and liabilities. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। देखो यहां से दोनों एमटीपी से ये पता लगता है कि शेड्यूल 3 का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक। तो अच्छे से आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला शेयर होल्डर फंड्स। पहले फॉर्मेट ही ड्रॉ कर लेते। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके पास क्या है, लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन था? नहीं, मुझे कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिखा नहीं है, ठीक। उसके बाद थर्ड आइटम करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या था, एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिख रही थी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद और हमें कुछ दिखा था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है और ट्रेड पेबल्स है, ये तीन चीजें। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, नोट नंबर 5, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, नोट नंबर 6। ठीक है जी, ये आपका हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सेकंड, एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहली आइटम नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये फिक्स असेट, टेंजिबल असेट, ये वर्ड नहीं आता, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 7। उसके बाद इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, नोट नंबर 8। और इन्वेस्टमेंट्स, देखो कोई इन्वेस्टमेंट्स है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहीं इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिख रही, ओके। फिर करंट एसेट्स है सीधा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में अब इसमें तो आप इन्वेंट्री दिखा दो पहले। इन्वेंट्री के बाद आपका क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स थे, ट्रेड रिसीवेबल्स, नोट नंबर 9, नोट नंबर 10। और इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, शॉर्ट टर्म एडवांसेस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नोट नंबर 11, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 12। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मेट हो गया बैलेंस शीट का एज पर शेड्यूल 3। अब इसमें फिगर्स डालने के लिए हम बनाएंगे पहले वर्किंग्स।
नोट्स टू अकाउंट्स, पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड सबसे पहले दिखाते हैं, कुछ बैलेंस नहीं। इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये इकट्ठे दिखा देते हैं। इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, इसमें क्या गिवन है आपको, बस ये फिगर डाल दो। सबसे पहले गिवन है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 each 70 लाख। अच्छा कितने शेयर्स हो गए, 70 लाख डिवाइडेड बाय 10, अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 7 लाख, 7 लाख फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 each 70 लाख, इनर कॉलम में, क्योंकि कॉल सीनियर्स भी है। ठीक, इसमें से जितने शेयर आपके कंसिडरेशन अदर देन कैश है वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि 420 फुली पेड अप शेयर फॉर अलॉटेड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि 4,20,000 शेयर्स वर allotted as a consideration of land and building। ठीक है जी, लेस कॉल्स इन एरियर्स कितना, 7,000, तो देखो कितना हो गया, 70 लाख माइनस 7,000, 69,93,000, 69,93,000। ठीक, इतने की आपकी कैपिटल आएगी, इतने की फिगर आएगी आपकी कैपिटल की 69,93,000। ठीक, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें आपके पास क्या क्या बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस में, एक तो जनरल रिजर्व है 1549,100, जनरल रिजर्व 1549,100, और कोई जनरल रिजर्व में कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, पीएनएल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पीएनएल अकाउंट 10,98,300, सरप्लस 10,98,300, कितना हो गया आपका, 26,47,400, 26,47,400। ओके। उसके बाद थर्ड नोट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इसमें ध्यान से करना। लॉन्ग टर्म बोरिंग में एक तो आपके पास है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके दो पार्ट है, कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म, तो ये लोन फ्रॉम एसएफसी हो गया आपका। एक है लोन आपका अनसिक्योर्ड वाला, ठीक, तो पहले तो सिक्योर्ड की बात करता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में पहले सिक्योर्ड, सिक्योर्ड में क्या दिखाओगे, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एसएफसी, कितना लॉन्ग टर्म में कितना आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा 850, और लिखना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, ये तो सिक्योर्ड हो गया। देन अनसिक्योर्ड,
अनसिक्योर्ड में क्या क्या है आपके पास? अनसिक्योर्ड में यू हैव ये रहा अनसिक्योर्ड लोन 847 का, इसमें से 2 लाख तो बैंक से है, फ्रॉम बैंक 2 lakhs, 1 लाख रिलेटेड पार्टीज है, फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ये सब कुछ आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। 1 लाख 847 में से 3 चला गया तो बचा कितना? 547 फ्रॉम अदर्स, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई अदर एंटिटीज वगैरह हो गया, उससे कितना हो गया आपका? 5,47,000 का। देखो भाई लोन वाला पॉइंट आया समझ में? तो लोन में हमारी एडजस्टमेंट कौन सी कवर होगी? ये वाली कवर होगी, ये वाली एडजस्टमेंट लोन की कवर होगी, ठीक है। तो टोटल लोन कितना हो गया आपका? $16,97,000, 16,97,000, 1697, ओके, ये भी हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 4, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपके पास क्या आएगा? अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में इसमें 2 लाख का जो पोर्शन था, ये 2 लाख वाला, ये आपका क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। सिक्योर्ड लोन फ्रॉम एसएफसी, यहां भी लिखना पड़ेगा आपको सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट? 2 लाख। देखो इस क्वेश्चन में ना कोई एडजस्टमेंट नहीं है सच, लेकिन डिस्क्लोजर जो है उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो अगर आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से पता है और मेन सारे पॉइंट्स इसने कवर कर ही लिए क्वेश्चन में, ठीक, तो 2 लाख ही होगा आपका। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 किसका आपका? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में यू हैव प्रोविजन फॉर टैक्स 325,500, प्रोविजन फॉर टैक्स 325,500, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, इसमें क्या आएगा? क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस पेबल विद इन 6 मंथ, सन्डी क्रेडिटर्स, अब सन्डी क्रेडिटर्स में भी ना मतलब अमेंडमेंट के बाद, अब जो अमेंडमेंट आई हुई है लेटेस्ट शेड्यूल 3 में, अमेंडमेंट के बाद आपको सन्डी क्रेडिटर में भी डिस्क्लोजर 2 देने पड़ते हैं, विद इन 6 मंथ और अदर्स, अदर्स मतलब मोर देन 6 मंथ्स, पेबल विद इन 6 मंथ्स, सारे के सारे 14 लाख के 14 लाख विद इन 6 मंथ, ये फिगर भी होगी हमारी 14 लाख, लेकिन दिखाना पड़ेगा अदर्स, फिगर एंड नील, पहले ये डेटर में होता था डिस्क्लोजर, अब ये क्रेडिटर्स में भी है। कितना हो गया आपका? 14 लाख। अब इनका टोटल लगाओ, 6993 प्लस 26 47 400 प्लस
1697 प्लस 2 लाख प्लस 325,500 प्लस 14 लाख 132,62,900 132,62,900 ठीक है जी 1,32,62,900 ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 7 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसमें क्या क्या आएगा एक तो लैंड आएगा देखो लैंड पे तो कोई डेप्शन होता ही नहीं है तो लैंड 14 लाख लैंड के बाद बिल्डिंग 20-50 ये WDV है ये बिल्डिंग की क्या है WDV और बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है 28 लाख तो कैसे दिखाओगे बिल्डिंग कॉस्ट 28 लाख ये कॉस्ट है आपकी लेस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हो कि भाई कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्शन और WDV ऐसे करके भी दिखा सकते हो 750 का एक्यूमुलेटेड डेप्शन है भाई आनी तो एट द एंड फिगर यही है 20-50 ही लेकिन आपको ऐसे अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा शेड्यूल 3 के हिसाब से बिल्डिंग के बाद you have plant machinery WDV 3675 plant and machinery cost less accumulated depreciation अच्छा टोटल फिगर कितनी है 3675 कॉस्ट 49 लाख कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 49 लाख $12,25,000 फर्नीचर एंड फिक्चर्स वैल्यू 350 कॉस्ट ऑफ फर्नीचर फिक्चर्स 437,500 फर्नीचर एंड फिक्चर्स कॉस्ट 437,500 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्शन 350 की वैल्यू है तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितना हो गया इसका 437,500 माइनस 350 87,500 ठीक है ये हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गए 14 लाख प्लस 20-50 प्लस 3675 प्लस 350 74,75,000 ठीक है जी डन ओके इसके बाद अगला नोट नंबर 7 हो गया पीपीई का नोट नंबर 8 अच्छा पीपीई का टोटल कितना है 74,75 इनटैंजिबल एसेट्स नोट नंबर 8 इनटैंजिबल एसेट्स इसमें क्या फिगर आपके पास पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क 4 लाख पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क
4 लाख। ठीक है जी। 9th इंटेंजिबल एसेट्स 4 लाख। इन्वेंट्री, नोट नंबर 9, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या हिसाब किताब है? इन्वेंट्री में स्टॉक, फिनिश गुड्स का 14 लाख, रॉ मटेरियल का 350। फिनिश्ड गुड्स 14 लाख, रॉ मटेरियल 350। भाई आपको तो तीनों बताने पड़ते हैं, फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो या WIP हो, तीनों बताना पड़ेगा। रॉ मटेरियल 350, 17,50,000। ठीक है। उसके बाद डेटर्स, अगला नोट क्या बनेगा? नोट नंबर 10। इन्वेंट्री में आएगी फिगर 1750। नोट नंबर 10 है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या है आपके पास? इसमें डेटर्स हैं आपके पास 14 लाख के, जिसमें से 14 लाख में से क्या सिस्टम है, 380 के मोर देन 6 मंथ्स है, मतलब अदर्स वाली कैटेगरी में आ गए, यानी कि विद इन 6 मंथ कितने हो गए? 14 लाख में से 380 गए। 1020 के विद इन 6 मंथ्स है। सन्ड्री डेटर्स, ड्यू विद इन 6 मंथ्स 1020, और अदर्स, अदर्स में क्या आता है? मोर देन 6 मंथ 380, 14 लाख। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये रहा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 298,900, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नोट नंबर 11। इसमें क्या नाम दे रखा है आपको? शॉर्ट टर्म एडवांसेस 298,900, एडवांसेस 298,900। $298,900। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट नोट नंबर 12, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना? 210। अब देखो बैलेंस विद बैंक 1729, इसमें क्या एडजस्टमेंट है? इसमें कहता है 18,000 तो आपका नॉट शेड्यूल्ड विद बैंक का है, नॉट शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड बैंक का है, और बाकी ऑब्वियसली शेड्यूल्ड बैंक का होगा। और वो कह रहा है 5 लाख की डिपॉजिट आर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, इसका हमें कुछ नहीं करना, 12 महीने से ऊपर की डिपॉजिट होती है तो उसको सेपरेटली हम डिस्क्लोज करते हैं। ठीक, तो इसमें आप लिखोगे बैलेंस विद बैंक, विद बैंक्स, इसमें से शेड्यूल्ड का कितना है और नॉन शेड्यूल्ड का कितना है? $18,000 तो नॉन शेड्यूल्ड का है, तो शेड्यूल्ड का कितना होगा? 17,29,000 में से 18 लेस कर दो,
1729 minus 18, 17,11,000. $19,39,000. 1939. अब इसको चेक करो, 7475 प्लस 4 लाख प्लस 1750 प्लस 14 लाख प्लस 2,98,900 प्लस 1939, 132,62900, 132,62900 मैच हो गया, 132,62900. ठीक है जी, क्लियर है. तो दिस वाज योर क्वेश्चन ऑन शेड्यूल 3 बैलेंस शीट. ये आपका शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है. ओके, अब हम आते हैं शॉर्ट नोट्स पे. अच्छा, शॉर्ट नोट्स तो हमारे डिस्कस हो ही गए थे. ठीक, तो शॉर्ट नोट्स हमने डिस्कस कर लिए, शेड्यूल 3 रह गया था. कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन आता है, हो गया हमारा. अब ऑडिट का पोर्शन देखते हैं. अब देखते हैं हमारा सेक्शन बी, दैट इज योर ऑडिटिंग. ठीक, ऑडिटिंग में भी सेम चीज है आपका. पहला क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसमें आपके एमसीक्यूज, मैच और ट्रू फॉल्स है. तो पहले उसी को कवर करते हैं. देखो भाई, पहले एमसीक्यू, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कैन बी रिमूव्ड बाय. स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को कौन हटा सकता है? हटा सकता है शेयर होल्डर्स. ठीक, शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर ही रिमूव कर सकते हैं. ठीक, तो आंसर इज शेयर होल्डर. ऑडिट इज अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस दैट कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट. एक्चुअल रिजल्ट को किससे कंपेयर करते हो? स्टैंडर्ड से, प्लान से. जो हमारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, प्लान्स बने हुए हैं, उनसे कंपेयर करते हो. तो आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड प्लान. जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाती है, स्टैंडर्ड्स तैयार करती है, बजट तैयार करती है, बेसिकली उससे एक्चुअल रिजल्ट को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, वेरिएंस निकाले जाते हैं. ठीक, ये ऑडिट का प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस में कवर्ड होता है. अब ये कौन से ऑडिट में कवर्ड होता है? ये इंटरनल ऑडिट का पार्ट है. वैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट का पार्ट नहीं है, ये इंटरनल ऑडिट का पार्ट है. ठीक, यहां पर इसने इंटरनल ऑडिट बोला नहीं है, तो हम वही मान के चलेंगे. उसके बाद फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स बाय द कंपनी, CRA1. CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं. देखो, ये फॉर्म नंबर वगैरह जो भी है आपको याद करने हैं अच्छे से. सेक्शन और फॉर्म नंबर वगैरह कहीं भी आ सकते हैं. स्टैंडर्ड्स के नाम, जैसे ये अगला आ गया SA210 स्टैंड्स फॉर. SA210 किस पे होता है? SA210 होता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. तो ये SA210 आपका होगा. ऐसे के नंबर जो भी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो कवर्ड है, जो आपके स्टडी मैट में गिवन है, वो ऐसे के नंबर, सेक्शंस और फॉर्म्स. इसकी ना एक लिस्ट से ही बना लो कि भाई स्टैंडर्ड्स, सेक्शंस और फॉर्म्स. भाई इसको बार बार पढ़ते रहो तो आपको याद हो जाएंगे. इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू फॉर्मुलेट एन ओवरऑल ओपिनियन. भाई ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओवरऑल ओपिनियन देना है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी. तो आंसर इज ऑप्शन ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस ऐसे 500, ऐसे 500 में कवर होता है ऑडिट एविडेंस. तो ऑडिट एविडेंस मेथड क्या होता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए? ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू, ये तीनों ही आ जाएंगे इसमें. इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, ये सब आते हैं. तो ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. देन मैच द फॉलोइंग. SA230 होता है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का. तो ढूंढो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये रहा. तो ये आ जाएगा पहला. ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट. ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देना, ये आ जाएगा सेकंड. स्कोप ऑफ द वर्क. देखो, स्कोप किस पे डिसाइड होता है? स्कोप बनता है SA210 ऑडिट एंगेजमेंट में. ऑडिट एंगेजमेंट में, तो ये आ जाएगा आपका ऑडिट एंगेजमेंट. थर्ड, नेगेटिव रिपोर्ट. एक नेगेटिव रिपोर्ट होती है, एक मॉडिफाइड ओपिनियन होता है. वो कब बनता है? व्हेन डज नॉट एग्री विद द अफर्मेशन मेड बाय द मैनेजमेंट इन द बुक्स. ऑडिटर डज नॉट एग्री विद द अफर्मेशन मेड बाय द मैनेजमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक, तो ऑडिटर अपना मॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है. क्या आ जाएगा? 4. ट्रू फॉल्स. एन ऑडिट रिपोर्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑडिटिंग एंड कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस. दिस इज ट्रू. एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑडिटिंग क्या होता है? आपका ऑडिट रिपोर्ट होता है. कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट गवर्न्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912.
ये फॉल्स है सर। कोऑपरेटिव बैंक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से कवर होते हैं। कॉस्ट ऑडिटर हैज टू फॉलो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑडिट, दिस इज ट्रू। कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं व्हाइल डूइंग द कॉस्ट ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इज अटैच्ड विद द बोर्ड रिपोर्ट, दिस इज आल्सो ट्रू कि सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में सेम पॉइंट है आपका, 12 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द मेन फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी ऑफ एन आइटम। मटेरियलिटी का ये आपका स्टैंडर्ड होता है, मैं दिखाता हूं आपको कहां मिलेगा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। ऐसे 320 लगता है आपका, इसमें स्टैंडर्ड कौन सा लगता है आपका 320। ठीक, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 360 पे। पेज नंबर 360 में मिलेगा, ये रहा नीचे, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी ऑफ द आइटम। इसमें आता है जैसे इंडिविजुअली किसी भी आइटम, वेदर द आइटम इज मटेरियल और नॉट, ये आपको कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। इंडिविजुअली देख सकते हो, इन एग्रीगेट देख सकते हो, लीगल कंसिडरेशन से देख सकते हो, लीगल डेफिनेशन से देख सकते हो, रिलेटिव उसका ओवरऑल इंपैक्ट चेक करके देख सकते हो, उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से देख सकते हो, इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी बट स्पेशल कॉन्टेक्स्ट इसे भी देख सकते हो। तो ये आपके हैं फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, वेदर द आइटम इज मटेरियल और नॉट। क्योंकि सर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग होता है मटेरियलिटी। ऑडिटर को ऑडिट करते समय, ऑडिट कंडक्ट करते समय आइटम, वेदर द आइटम इज मटेरियल और नॉट, वो डिसाइड करना होता है। एक बार आइटम डिसाइड होगी कि मटेरियल है तो उसकी फिर वाउचिंग वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक, देन व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। वेरिफिकेशन आपके स्टडी मेट से बाहर कुछ नहीं है। एंड लायबिलिटीज, ये आपका मिलेगा ये रहा ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन। ये पेज नंबर 403 पे शुरू हो रहा है, 403 पे शुरू हो रहा है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज डन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। पहला, टू नो वेदर द बैलेंस शीट एग्जिबिट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। अच्छा, वेरिफिकेशन किसकी होती है, वेरिफिकेशन होती है बैलेंस शीट आइटम्स की। पीएनएल आइटम्स जो होती हैं उसकी वाउचिंग होती है। ठीक, तो हमें एसेट्स और लायबिलिटी की वेरिफिकेशन करनी है, तो क्या क्या हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले तो ये देखा जाएगा कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। देन फाइंड आउट वेदर द एसेट्स वर इन एग्जिस्टेंस। एंटिटी ने जो भी एसेट्स अपने बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं, वेदर दीज एसेट्स आर फिजिकली एग्जिस्टिंग और नॉट। टू फाइंड आउट द ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ द एसेट्स, कि भाई एंटिटी के पास जो एसेट्स है उनकी ओनरशिप और टाइटल किसके पास है। जरूरी नहीं है हमारे पास हो, कई बार हो सकता है हमने कोई लोन करा रखा तो ओनरशिप ना हो हमारे पास। टू शो करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन करेक्ट हुई या नहीं हुई। वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैथमेटिकली वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू ठीक है या नहीं। एंश्योर दैट एसेट्स हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली, इसकी प्रॉपर रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग है या नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स वगैरह को फॉलो करते हैं, एएस वगैरह को फॉलो करके शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी रिकॉर्डिंग ठीक तरीके से हुई या नहीं हुई। कोई फ्रॉड्स और एरर्स है तो उसको डिटेक्ट करो। एंड टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स, कि भाई एंटिटी का कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू द परचेज ऑफ द एसेट्स, सेल ऑफ द एसेट्स और यूटिलाइजेशन, यूजेस ऑफ द एसेट्स। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पढ़ के जाना है सर। Then what are the criteria for eligibility, qualification, disqualification of auditors as per section 141? तो ये नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहा है। कल वाले सेशन में MTP 1 में मैंने कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करी थी। कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम है जो सेक्शन 141 में गिवन है। ठीक, तो यही वही सेम चीज आपके यहाँ पर आ जाएंगी, जिसमें आपके बॉडी कॉर्पोरेट वाला पॉइंट आ गया। ठीक, उसके बाद रिलेटिव एम्प्लॉय वगैरह है या नहीं उसका पॉइंट आ गया। उसके बाद आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट आ गया, लोन गारंटी से रिलेटेड वाला पॉइंट आ गया, और आपका क्या बोलते हैं उसे इंडेप्टनेस से रिलेटेड वाला पॉइंट आ गया,
नॉन ऑडिट सर्विस वाला पॉइंट आ गया, बिजनेस रिलेशनशिप वाला पॉइंट आ गया, और केएमपी जो डायरेक्टर्स केएमपी रिलेटिव अगर कोई डायरेक्टर केएमपी है वो आ गया, एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट आ गया, कई सारे क्लॉजेस हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, डिटेल में उसको एक बार स्टडी करना। देन अदर रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, ये मैं आपको दिखाता हूं रेम्यूनरेशन आपको कहां मिलेगा। रेम्यूनरेशन सेक्शन 142, रेम्यूनरेशन की अगर बात करी जाए तो रेम्यूनरेशन में क्या पॉइंट्स है, छोटा सा ही है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी फिक्स्ड इन इट्स जर्नल मीटिंग और इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयरिन। रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट। जो कंपनी का पहला ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट बोर्ड करता है तो उसकी रेम्यूनरेशन भी बोर्ड ही फिक्स करेगा, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं इन द जनरल मीटिंग, तो उसकी रेम्यूनरेशन भी शेयर होल्डर ही डिसाइड करेंगे। द रेम्यूनरेशन अंडर सबसेक्शन 1, यानी किसकी बात कर रहा है, शेयर होल्डर वाले केस की बात कर रहा है, इन एडिशन टू फी पेबल टू एन ऑडिटर इंक्लूड द एक्सपेंसेस, कि भाई कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है ऑडिटर के वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, incurred by the auditor in connection with the audit of the company and any facility extended to him but does not include any remuneration paid to him for any other service rendered by him at the request of the company। वो ये कह रहा है कि भी शेयर होल्डर जो जनरल मीटिंग में रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे उसके अंदर ऑडिटर के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे जो ऑडिट से रिलेटेड है, लेकिन उसके अलावा अगर ऑडिटर कोई और काम कर रहा है जो कंपनी की रिक्वेस्ट पे, वो जैसे कोई सर्टिफिकेशन का काम कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, तो वो उसकी रेम्यूनरेशन जो जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ वो उस रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड नहीं होगी, उसके लिए सेपरेट रेम्यूनरेशन डिसाइड करी जाएगी। ठीक, मान लो मैं एक कंपनी को ऑडिट करने गया, ठीक, शेयर होल्डर ने मेरी रेम्यूनरेशन फिक्स कर दी, एग्जांपल के तौर पे लेट्स से 1 लाख रुपीस फिक्स कर दी, तो 1 लाख रुपीस में मेरी ऑडिट फीस भी है और ऑडिट करते टाइम मेरे जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जैसे मेरे को कहीं क्लाइंट प्लेस पे जाना है तो ट्रैवलिंग हो गया, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वो सब उसमें इंक्लूड होगा, या तो फैसिलिटी एंटिटी दे, क्लाइंट दे, क्लाइंट नहीं दे रहा तो वो मेरे उस रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर मान लो मेरे को किसी कंपनी ने बोला है कि ऑडिट के साथ साथ आप हमारा कोई सर्टिफिकेट भी साइन कर देना, सर्टिफिकेशन भी दे देना, नेटवर्थ सर्टिफिकेट दे देना, कोई टर्नओवर सर्टिफिकेट दे देना, उसकी रेम्यूनरेशन वो ऑडिट फीस में, ऑडिट रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड नहीं होगी, उसके लिए सेपरेटली रेम्यूनरेशन डिसाइड करी जाएगी, सेक्शन 142 में लिखा। ठीक, तो ये हो गया आपका रेम्यूनरेशन का। अच्छा, ये कौन से पेज पर मिलेगा आपको, 418 पे मिलेगा, 418। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, ये ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ऑडिट सर्टिफिकेट से सर्च करते हैं, इसको यहीं कहीं डिफरेंस मिलेगा ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट का। ये रहा, बहुत डिटेल में डिफरेंस दे रखा है ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो होता है ना वो आपका एक्यूरेसी बताता है, भाई किसी भी चीज का आप सर्टिफिकेट दे रहे हो तो मतलब आप ये बता रहे हो कि उसमें जो फिगर लिखी गई है वो एक्यूरेट है। मान लो मैं किसी का नेटवर्थ सर्टिफिकेट दे रहा हूं तो ये मेरी लायबिलिटी बन गई कि मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि जो नेटवर्थ उसके अंदर आ रही है वो एक्यूरेट है, फिगर एक्यूरेट है। लेकिन अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं तो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि जो बैलेंस शीट में पीएल में आइटम्स लिखे वो एक्यूरेट है, मैं उसके ऊपर अपनी रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, वो क्या दे रहा हूं मैं उसके ऊपर अपनी रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं, तो ये ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट एक जनरल ओपिनियन होता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट कंफर्मेशन होती है, किसी भी चीज की कंफर्मेशन होती है। तो इसका डिफरेंस आपको दे रखा है डिटेल में, तो कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स आप याद रखना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकता हूं मैं से। जैसे कल हमने एक डिफरेंस पढ़ा था ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर उनका डिफरेंस, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट उसका डिफरेंस वो भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस जितने भी हैं आपको कोई ना कोई एक डिफरेंस एग्जाम में मिल जाएगा, तो डिफरेंसेस पे ध्यान रखना। ठीक, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट। देखो कॉस्ट ऑडिट रूल्स में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑडिटर रूल्स, कॉस्ट ऑडिट रूल्स 2014, तो इसमें दे रखा है आपको प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। आओ देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर।
ये मिलेगा आपको, यहां पर था नीचे कहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर की प्रोसीजर, ये रहा प्रोसीजर, पेज नंबर 436 पे मिलेगा आपको। पढ़ लेते हैं एक बार प्रोसीजर क्या है। द कॉस्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव ऑडिट कमिटी। ठीक, मतलब कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, उसकी रिकमेंडेशन बोर्ड देगा, और अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 177 के हिसाब से ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है, तो ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी। The cost auditor proposed to be appointed is required to give a letter of consent to the board of directors। भाई जिसको भी तुम अपना अपॉइंट करना चाहते हो तो उससे लेटर ऑफ कंसेंट लेना पड़ेगा कि क्या वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं। The company shall inform the cost auditor concerned for its appointment as such and file a notice of such appointment with the central government within a period of 30 days of the board meeting in which such appointment is made, or within a period of 180 days of the commencement of the financial year whichever is earlier। ये पॉइंट अच्छा है। वो कहता है कि लेटर ऑफ कंसेंट आ गया, इसका मतलब तुमने बोर्ड मीटिंग में कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। अब देखो कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में हो जाती है, ठीक, शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है। ठीक, तो बोर्ड मीटिंग में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। एमसीए में आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ठीक, फॉर्म फाइल करके 30 डेज के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या तो 30 डेज का टाइम पीरियड फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग, या फिर जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसके 180 डेज के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर पीरियड है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह सकता हूं कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपका कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन जाएगी आरओसी में फॉर्म फाइल होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फॉर्म फाइल होगा, और उस फॉर्म का नाम है CRA2। याद रखना फॉर्म का नंबर, CRA2 में इसकी एप्लीकेशन जाती है और कुछ फीस वगैरह लगती है, वो जाएगी उसकी। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी कब राइज होती है, मान लो कॉस्ट ऑडिटर रिजाइन करके चला गया, कॉस्ट ऑडिटर की लेट से कोई डेथ हो गई, या वो डिस्क्वालीफाई हो गया किसी भी रीजन की वजह से, जो 141 में डिस्क्वालिफिकेशन है, तो कैजुअल वैकेंसी आ जाती है। कैजुअल वैकेंसी वेदर ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल, या रिमूव कर दिया गया, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी। यानी कि जब कैजुअल वैकेंसी आई है 30 दिन के अंदर अंदर एक नया कॉस्ट ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये सेम ही पॉइंट है जो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर में लगता है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस है। And the company shall inform central government inform CRA2 within 30 days of such appointment of the cost auditor। और उसके बाद जो आपने नए ऑडिटर अपॉइंट किया कैजुअल वैकेंसी के बाद, उसके बाद भी 30 दिन के अंदर अंदर आपको दोबारा CRA2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो ये आपको प्रोसीजर है, याद रखना पड़ेगा। आपको कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कोर एरिया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ये कवर हो गया आपका कॉस्ट ऑडिटर। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, ऑडिट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, भाई कैपिटल में मॉडिफिकेशन करना, शेयर कैपिटल में चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना, तो इसका मिलेगा आपको सेक्शन 61। ये रहा ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, इसके ऊपर ये पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना एक बार। ठीक, थोड़ा कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है तो वहां से भी आपको मदद मिलती है। इन्वेंट्री ऑडिट, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज, वो देख लेना। ऑडिट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर हो, इसका ऐसा कोई पॉइंट दे नहीं रखा। ओके, देखो ऑडिट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा। सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या कवर हो सकता है, सर्विसेज में आता है, जैसे आपका हॉस्पिटल्स हो गया, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये हॉस्पिटल के ऑडिट की बात कर रहा है। आपके कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेजेस वगैरह, तो ये वो भी सर्विस इंडस्ट्री में आएगा। कोई आपका क्लब हो गया, क्लब हो गया, सोसाइटी हो गया, एनजीओ हो गया, ये सब सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। ठीक, तो इनके ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो इनके ऊपर आप एक जनरल कुछ पॉइंट्स बता सकते हो, 3-4, वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ऑडिट के ऊपर आपको कंपनी लॉ का सेक्शन मिलेगा।
143(8) सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 उस ब्रांच ऑडिट के ऊपर आपको बताना है कि भाई ब्रांच ऑडिटर की रिक्वायरमेंट कब कब होती है। ठीक, तो ये आप देख लेना एक बार ब्रांच ऑडिट का सेक्शन, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना 143(8) को। ठीक, कि भाई ब्रांच ऑडिटर कैसे रिपोर्ट करेगा टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर वगैरह, ये सब आपको देखना है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ऑडिट का कवर। तो इसी के साथ हमारा MTP 2 भी फिनिश होता है। तो ये हमारा मेरी तरफ से कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के मैंने दोनों MTP डिस्कस कर लिए। अच्छे से पढ़ के जाओ, MTP कर लो, स्टडी मैट कर लो, बहुत है, अच्छे नंबर आ जाएंगे। स्टडी मैट आपका पक्का होना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए फिर ओके, ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट टू योर एग्जाम्स। अच्छे से आप एग्जाम करो, कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। बाय बाय।